तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सम एप्लीकेशंस। तो जो सबसे पहला चीज़ माइंड में आ रहा है वो ये आ रहा है दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो मेरी एक बात को समझना कि एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है। जैसे कि सपोज़ अगर तुम्हारे पास कोई एक आइडिया है, ठीक है, या फिर तुमने कुछ लर्न किया, तुमने कुछ सीखा, और जो तुमने सीखा या फिर तुम्हारे पास जो आइडिया है उसको तुमने कहीं पे यूज़ किया, कहीं पे अप्लाई किया। ठीक है, तो देखो उसको कुछ अप्लाई करके हम कुछ तो करेंगे ना, तो जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशंस। जैसे कि सपोज़ अगर किसी के माइंड में आया कि यार अगर हम 4 चक्का एक साइड में कहीं पर लगा देंगे तो एक गाड़ी बन जाएगा, तो एक माइंड में आया ना, उससे उसने क्या किया, उसने एक गाड़ी बनाया। तो जो गाड़ी बनाया वो क्या हो गया, वो एक एप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ, वो उसका एक एप्लीकेशन हो गया। उसी तरीके से जो हम सीखते हैं या जो हमारे माइंड में आइडिया आता है, जब हम उसको यूज़ करते हैं कहीं पे, तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, और एक चीज़ देखो, जो एप्लीकेशन है उसका जो एक तरह से ध्यान से देखो तो अप्लाई वर्ड से ही आया है ना, मतलब कि उसको अप्लाई करना। ठीक है, तो अब मेरी बात को समझना कि यार एप्लीकेशंस का मतलब क्या, कि जब कोई चीज़ हम सीखे हो या आइडिया हो, उसको जब हम यूज़ करते हैं, उसको जब हम कहीं पे अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशंस। तो आखिर इससे पहले अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? हम लोगों ने सीखा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में इक्वेशंस को सॉल्व करना। कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना? जहाँ पे वन वेरिएबल हो, जहाँ पे वन वेरिएबल हो वैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। और वो भी क्या, वैसे इक्वेशंस को जहाँ पे इक्वल टू के एक साइड में लीनियर एक्सप्रेशन होता है और दूसरे साइड में नंबर होता है। ठीक है, हमने सीखा ना। सो अब उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो हमने सीखा है। तो चलो पढ़ता हूँ शुरू से। ठीक है, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ सम ऑफ टू नंबर से, ध्यान से समझना। ओके, सो सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। क्या बोल रहा है कि दो नंबर्स का सम 74 है। वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर। और वो जो दो नंबर है ना, उसमें से एक नंबर दूसरे से 10 ज़्यादा है। व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर्स कौन कौन से हैं? अब मेरी एक बात को अच्छे तरीके से सुनना और समझना। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वो क्या है, दैट सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, है ना, कि दो नंबर्स का सम क्या है, 74 है। तो अब देखो वो दो नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, मान लो। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो 1 + 73 भी हो सकते हैं, या तो 4 + 70 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें तो स्टार्टिंग में नंबर नहीं पता कि नंबर क्या है नहीं है। तो जब तुम्हें कोई चीज़ नहीं पता हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो मैंने तुमको स्टार्टिंग में एक चीज़ पढ़ाया था, वेरिएबल के बारे में पढ़ाया था ना, कि व्हाट इज़ वेरिएबल, कि वेरिएबल वैसे होते हैं, उनको कहते हैं जिनका वैल्यूज़ फिक्स नहीं होता। ठीक है, जो कंडीशंस के अनुसार उनका वैल्यूज़ डिपेंड करता है। तो देखो जब भी कोई चीज़ तुम्हें नहीं पता हो तो उस समय क्या करो, कुछ वेरिएबल मान लो। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो नंबर्स का सम 74 है। अब तुम्हें तो वो दो नंबर नहीं पता है, तो मान लो कि वो जो दो नंबर है वो x + y है। क्या है? x और y है, जिनको सम करने पे हमको मिलता है 74। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, दैट वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर। जो एक जो नंबर है वो दूसरा से 10 ज़्यादा है। अब एक चीज़ देखो, ये क्या है, ये एक इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अभी तक तुम दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखे हो? नहीं, अभी तुमने पढ़ा है सिर्फ एक वेरिएबल को सॉल्व करना। इसका मतलब कि ये जो तुमको दो वेरिएबल दिख रहा है, इसको तुम्हें बनाना है एक वेरिएबल। और वो कैसे बनेगा? वो तुम्हारा इस लाइन से बनेगा। ये वाला जो लाइन लिखा है ना,
उस लाइन से बनेगा। कैसे बनेगा? क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर, कि एक जो नंबर है वो दूसरे से 10 ज़्यादा है। जैसे मान लो कि एक नंबर है 20, एक नंबर है 30। 30 को तुम क्या लिख सकते हो? 20 + 10 लिख सकते हो। देखो जो 30 है वो 20 से 10 ज़्यादा है ना। कैसे? क्योंकि हम 30 को हम लिख सकते हैं 20 + 10, 20 + 10, क्योंकि वो 10 ज़्यादा है। तो क्या बोल रहा है कि इन दोनों नंबर्स में x और y में एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है। तो मान लेते हैं हम कि जो y है ना, जो y है वो x से 10 ज़्यादा है। जो y है वो x से 10 ज़्यादा है। तो हम लोग y को क्या लिखेंगे? y को हम लोग लिखेंगे x + 10। ठीक है, y को हम लोग लिखेंगे x + 10। अब ध्यान से देखो, x + y का सम 74 था ना, तो y क्या है? x + 10 है, तो तुम लिख सकते हो ना, तुम लिख सकते हो x + y = 74 को x + 10 = 74 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। अब जब इसको तुम सम करोगे तो सम करने के बाद क्या लिखोगे? तुम लिखोगे 2x + 10 = 74। अब देखो ये जो तुम्हारा इक्वेशन आ गया वो आ गया एक वेरिएबल में, और जब तुम्हारा इक्वेशन एक वेरिएबल में आ गया तो यहाँ से तुम x का वैल्यू फाइंड कर पाओगे कि नहीं? आराम से फाइंड कर लोगे ना। इक्वेशन क्या आ गया? इक्वेशन यही आया। तो तुमने फिर क्या किया? तुमने 10 को = के उधर भेजा। 10 क्या था? 10 तुम्हारा एडिशन में था ना, तो उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो जब हमने इसको परफॉर्म किया तो आया 64। अब देखो x के साथ क्या है? 2 है, हमको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम x को उधर भेजेंगे। तो 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवीज़न में होगा, और डिवीज़न में जाएगा तो फिर डिवाइड करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 32। और x क्या है? x तुम्हारा एक नंबर है, तो दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर क्या है? x से 10 ज़्यादा है ना, तो दूसरा नंबर में हमने क्या किया? 10 ऐड किया, कितना आ गया? 42 आ गया। तो देखो तो ज़रा, 32 में अगर 42 ऐड करोगे तो 2 2 4, 4 3 7, 74 आ गया ना। और जो 42 है वो 32 से क्या है? 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कैसे किया ये मैटर करता है। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। तो मेरी बात को समझना, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ हो और अगर कोई चीज़, जैसे कि यहाँ पे क्या था? सम ऑफ 2 नंबर्स था ना, तो अब तुम्हें उन 2 नंबर्स के बारे में नहीं पता कि यार वो 2 नंबर्स कौन से हैं, वो तो कुछ भी हो सकते हैं। तो जब तुम्हें गारंटी नहीं है कि वो कौन से हैं, तो उस केस में क्या करो कि उनको वेरिएबल मान लो। एक को मान लो x, दूसरे को मान लो y, या तो तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ट्राई करो हमेशा कि x y z ये सब मानो, ताकि जल्दी में एकदम लिख लो। इसी कारण तुम सोचो क्या लिखूं यार, कि mn लिखूं कि ab लिखूं, ऐसे हाथ बैठा हुआ रहेगा तो तुम सिंपली xy लिखोगे। ठीक है, तो क्या किया तुमने? जो चीज़ तुम्हें नहीं पता है तुमने उसको वेरिएबल मान लिया। ठीक है, अब तुम क्या देख रहे हो कि यार यहाँ पे तो मेरा 2 वेरिएबल आ गया ना, लेकिन तुम्हें तो 2 वेरिएबल सॉल्व करने नहीं आता है, एक वेरिएबल आता है। तो अब इसको एक वेरिएबल कैसे बनाए, तो उसके लिए तुमने आगे क्वेश्चन पढ़ा। आगे तुमने देखा कि वहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि जो नंबर है वो दूसरा नंबर से 10 ज़्यादा है। तो तुमने क्या किया? एक नंबर में 10 प्लस ऐड कर दिया, तो वहाँ से क्या हो गया कि जो इक्वेशन है वो तुम्हारा एक वेरिएबल में बन गया, और फिर आराम से तुमने क्या हुआ? आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये हुआ तरीका। अब हम लोग ये वाला एग्जाम्पल को समझेंगे। अब हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना एक बार, पहले एक बार पढ़ो। क्या बोल रहा है? व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करना चाहिए? व्हाट शुड बी एडेड, क्या बोल रहा है? क्या ऐड करना चाहिए? तो भाई कहाँ ऐड करेंगे? सो व्हाट शुड बी एडेड टू twice, what should be added to twice the rational number -7/3। जो -7/3 है ना, उसके ट्वाइस में क्या ऐड करेंगे
टू गेट 3/7। अब क्वेश्चन को समझना, ठीक है, कि जो -7/3 है, -7/3 जो है ना, ये जो नंबर है -3/7, सॉरी -7/3 नंबर ये वाला है। लेट मी इरेज दिस। हाँ, सो -7/3 कौन सा नंबर है? ये वाला है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसके ट्वाइस में क्या ऐड करेंगे कि हमको ये मिलेगा, इसके ट्वाइस में ऐड क्या करेंगे कि हमको ये मिलेगा। तो देखो, हमको तो नहीं पता ना कि हम क्या ऐड करेंगे। तुम्हें मालूम पड़ रहा है? नहीं मालूम पड़ रहा है तो क्या करो, लेट एक्स बी द नंबर, लेट एक्स, ठीक है, एक्स मान लो, उसको मान लो एक्स, क्या मान लो, एक्स मान लो कि हम एक्स को ऐड करेंगे इसके ट्वाइस में, इसके ट्वाइस में। तो -7/3 का ट्वाइस क्या हो जाएगा? ट्वाइस का मतलब क्या? 2 से मल्टीप्लाई। थ्राइस का मतलब क्या? 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमको ये मिला। तो इसका मतलब कि x को हम कहाँ ऐड करेंगे? इस नंबर में, इस नंबर में ऐड करेंगे और हमको ये मिलना चाहिए ना। इसलिए मेरा जो इक्वेशन है वो क्या बन गया? ये बन गया कि हम कौन सा नंबर -7/3 के ट्वाइस में ऐड करें कि हमको ये मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन यही है। तो देखो, इक्वेशन बन गया, और जब इक्वेशन बन गया तो तुम क्या देख रहे हो कि यार इक्वेशन बन गया। कैसा इक्वेशन बन गया? एक तरफ नंबर, एक तरफ लीनियर एक्सप्रेशन। तुमको सॉल्व करने आता ही है कि ये साइड में लीनियर एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उसको उधर भेजेंगे इक्वल टू के, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इधर इधर प्लस में हो जाएगा। उसके बाद देखो, दोनों फ्रैक्शन है, दोनों रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का एडिशन आता ही है, बाई टेकिंग एलसीएम ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा। फिर से बात को समझना, जो चीज़ के बारे में तुमको आइडिया नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या था, क्या ऐड करें, तुमको नहीं पता, तुमने मान लिया कुछ, फिर क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है वैसे आगे बढ़ो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कि जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 13 सेंटीमीटर है और इसका विड्थ इतना दिया हुआ है। तो फाइंड इट्स लेंथ। क्या बोल रहा है? फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ बोल रहा है। तो तुमको लेंथ पता है क्या? लेंथ कितना है तुमको नहीं पता, तो तुम क्या करोगे? तुम मान लोगे कुछ, क्या मान लोगे? तुम x मान लोगे कि लेट x बी द लेंथ, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो तुमने क्या किया? x को तुमने यहाँ रख दिया लेंथ की जगह पे। अब 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या होता है? पेरीमीटर के बराबर होता है। तो पेरीमीटर तुम्हारा कितना है? 13 है ना, तो तुमने इक्वल्स टू 13 लिख दिया। अब देखो, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है ना, जो 2 है वो क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो तुमने 2 को यहाँ भेज दिया नीचे। अब देखो, यहाँ पे x + 1 11/4 आ गया। अब ये क्या हो गया? एक लीनियर एक्सप्रेशन, इधर हो गया एक नंबर। अब देखो, अब ये बन गया एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसको तुम्हें सॉल्व करने आता ही है कि 11/14 को उधर भेजेंगे तो -11/14 हो जाएगा। फिर उसको करेंगे तो मेरा इतना आंसर आ जाएगा, जो कि मेरा हो जाएगा x का वैल्यू। फिर से हमने क्या किया कि हमें जो चीज़ नहीं कुछ पता था उसे हमने कुछ मान लिया, और जैसे जैसे आगे बोल रहा था वैसे हम बढ़े। पेरीमीटर बोल रहा था तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है जहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते भी है एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है देखो, ठीक है। सो द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का मतलब कि अभी जो उसका उम्र हो रहा है, अभी जो उसका एज हो रहा है, ठीक है। तो साहिल का अभी जितना एज है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा एज उसकी मम्मी का है। अगर मान लो तुम कि जो साहिल का एज है वो कितना है? 20 है, ठीक है। साहिल का एज 20 साल है तो उसकी मम्मी का उम्र कितना हो जाएगा? इससे 3 गुना, मतलब कि 3 × 20, अरे यार 3 × 20 मतलब कि 60 है,
यही बोल रहा है ना कि मान लो कि उसका उम्र 20 है तो उसका मम्मी का हो जाएगा 60। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या साहिल का प्रेजेंट एज तुम्हें पता है कितना है? कि अभी वो 10 साल का है कि 12 साल का है कि 15 साल का है कि 20 साल का, तुमको पता है? तुमको नहीं पता है यार, तुमको नहीं ना पता है। तो जब तुमको कुछ नहीं पता है तो तुम वहाँ पे क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? जब तुमको कुछ नहीं पता है तो वहाँ पे तुम क्या करोगे? तुम वेरिएबल का हेल्प लोगे, तुम वहाँ पे कुछ मान लोगे। ठीक है, क्या मानोगे वहाँ पे तुम? वहाँ पे यार पेन नहीं चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे तुम मान लोगे साहिल का एज, क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे कि साहिल का एज एक्स है तो उसकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा? इससे 3 गुना ज़्यादा ना, तो 3x है, तो 3x है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर, कि अगर 5 साल के बाद अगर मैं उन दोनों के एज को जोड़ूंगा ना तो 66 ईयर्स होगा। दोनों के एज को जितना 5 साल के बाद साहिल का जितना एज हुआ, उसकी मम्मी का जितना एज हुआ, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो 66 होगा। तो बोल रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब मेरी बात को समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? क्या बोला? जैसे कि सपोज मान लो कि साहिल का एज 20 साल हो रहा है अभी, और उसकी मम्मी का एज 3 इंटू 20 हो रहा है, मतलब कि 60 हो रहा है। तो आफ्टर, अरे यार पेन नहीं चल रहा, ठीक है, तो 60 साल है। तो क्या बोल रहा है? आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के बाद साहिल का एज कितना हो जाएगा? 20 + 5 दैट विल बी 25, और उसकी मम्मी का कितना हो जाएगा? उसकी मम्मी का हो जाएगा 3 इंटू 20 + 5, मतलब कि 60 + 5 65 हो जाएगा ना, यही होगा ना। लेकिन हमने प्रेजेंट एज क्या माना है? साहिल का प्रेजेंट एज हमने माना है x, और उसकी मम्मी का क्या माना है? 3x। तो 5 साल के बाद अगर दोनों के एज को जोड़ूंगा तो 5 साल के बाद साहिल का एज कितना हो जाएगा? x + 5, और उसकी मम्मी का कितना हो जाएगा? 3x + 5। बोल रहा है कि अगर 5 साल के बाद दोनों के एज को जोड़ूंगा तो वो 66 होगा, यही बोल रहा है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या किया गया क्वेश्चन में? वही चीज़ किया गया है ना, कि मान लिया गया x प्रेजेंट एज, ये हो गया प्रेजेंट एज ऑफ मदर आफ्टर 5 ईयर्स। तो दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 4x + 10, x + 3x 4x हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, और ये जो सम है वो 66 ईयर्स है। तो लिख दिया 4x + 10 = 66। ठीक है, तो देखो लिखना कैसे होता है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर विल बी = 3 इंटू x। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिया है ना उसी तरीके से लिखो। क्या लिखना है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल = x, फिर देन द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 इंटू x, फिर लिखो कि आफ्टर 5 ईयर्स साहिल्स एज = x + 5, हिज मदर्स एज = 3x + 5, फिर लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर सिंपली लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद ना सिंपली ये वाला इक्वेशन लिख देना, ये वाला इक्वेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो इक्वेशन आ गया, ये जो इक्वेशन आ गया है 4x + 10 = 66, क्या इसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे? 10 को क्या करोगे? उधर भेजोगे, 10 को भेजोगे ना उधर, तो जब तुम 10 को उधर भेजोगे तो वो +10 में था, तो इधर क्या हो जाएगा? -10 में। कितना हो गया? माइनस होके 56 हो गया। 4 क्या है? 4 मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या हो जाएगा? 4 तुम्हारा यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 14। तो x क्या था? x साहिल का एज था, साहिल का एज कितना हो गया? 14। तो 14 इंटू 3 क्या हो जाएगा? उसकी मम्मी का एज, तो 4 × 12 का 2 मतलब कि 42, उसकी मम्मी का एज हो गया 42। ठीक है, सो अब नाउ देखो ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ते हैं हम लोग
कि बंसी हैज़, जो बंसी है, हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as he have 5 rupee coins। देखो क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आए उसको पढ़ो, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक है। क्या बोल रहा है, बंसी हैज़ 3 times। 3 times का मतलब हमेशा याद रखना 3 गुना, जहाँ पे टाइम्स लिख दिया मतलब गुना, मतलब कि उससे गुना कर दो, 3 से गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो बंसी हैज़ 3 times, 3 गुना है। तो 3 गुना क्या है भाई उसके पास, एज मेनी 2 rupee कॉइन्स, जितना उस, ठीक है, 3 times as many 2 rupee coins as he have 5 rupee coins। क्या बोल रहा है कि जितना उसके पास 5 रुपये का सिक्का है ना, जितना उसके पास 5 रुपये का सिक्का है, उससे 3 गुना ज़्यादा उसके पास 2 रुपये का सिक्का है। मान लो कि जो बंसी है उसके पास 5 रुपये का सिक्का जो है वो 3 गो है, तो 2 रुपये का सिक्का उसके पास कितना हो गया, इसका 3 गुना, मतलब कि 3 × 3, मतलब कि 9 गो सिक्का है उसके पास, उसके पास 9 गो सिक्का है। तो अगर मैं पूछूं कि उसका पूरा पैसा कितना हो, देखो 3 गो सिक्का है 5 रुपया का, तो एक सिक्का में 5 रुपया हो गया, तो 2 सिक्का में कितना पैसा हो जाएगा, 5 रुपया प्लस 5 रुपया 10 रुपया। 3 सिक्का में अगर 3 5 का सिक्का है तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 5 15, मतलब कि 3 × 15। तो 3 × 5 ये हो गया कि उसके पास 5 सिक्के में इतना रुपया हुआ, प्लस उसके पास 9 गो ना 2 का सिक्का है, 9 ठो उसके पास 2 का सिक्का है, तो कितना रुपया हो गया, 2 × 9, ठीक है। तो 5 × 15 प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। तो उतना इसके पास सिक्का है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जितना उसके पास 5 रुपये का सिक्का है उससे 3 गुना ज़्यादा उसके पास 2 रुपये का सिक्का है। तो अब मेरे भाई तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि उसके पास 5 रुपये का सिक्का कितना है, पता है, नहीं पता है। तो जब नहीं पता होता है तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं x, कि लेट x बी द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। ठीक है, 5 रुपये का जो सिक्का है वो टोटल सिक्का x है, तो 2 रुपये का कितना सिक्का हो जाएगा, 3x होगा कि नहीं, क्योंकि 5 रुपये के सिक्का का 3 गुना सिक्का है ना 2 रुपये वाला, तो 3x हो गया। ये हो गया 5 रुपये का, ये हो गया 2 रुपये का। अब आगे पढ़ो कि इफ़, यहाँ से पढ़ो, इफ़ ही हैज़ इन ऑल ए सम ऑफ 77 रुपीज़, तो उसके पास टोटल कितना रुपया है, 77 रुपया है, 77 रुपीज़ है। जब उस सब सिक्के को जोड़ देता है ना, सारे सिक्कों को जोड़ता है तो उसके पास मिलता है 77 रुपीज़। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ इच डिनोमिनेशंस डज ही हैव, तो उसके पास कितने कॉइन्स है, 5 रुपये वाले और 2 रुपये वाले। तो देखो जब उसके पास 5 रुपये के सिक्के x है तो 3x क्या है, 2 रुपये के सिक्के हैं। तो खुद देख के बताओ, तो अगर x सिक्के 5 रुपये वाले हैं तो उसमें टोटल कितना पैसा हो जाएगा, 5x होगा कि नहीं, 5 × x, और 2 रुपये वाले उसके पास 3x कॉइन्स है, तो जितना कॉइन है उसको 2 रुपया से मल्टीप्लाई कर दो, उतना रुपया मिल जाएगा। तो देखो तो टोटल रुपया कितना निकल गया, 5 और 6 को ऐड करोगे तो 11x रुपया मिल जाएगा, और जो टोटल रुपया वो 77 ही है ना, तो 11x = 77, ठीक है। उसके पास इतने सिक्के थे, इतने सिक्के में कितना पैसा हो रहा है, 11, और टोटल दिया भी है 77, बस इक्वेट कर दो, मतलब कि इक्वल कर दो, और वहाँ से देखो 11 मल्टीप्लाई में है, उसको डिवीज़न में भेज दो, 7 निकल गया। तो 7 क्या निकला, x का वैल्यू। x क्या है, 5 रुपये का सिक्का इतना है, कितना सिक्का है 5 रुपये का, 7 गो सिक्का है, ठीक है। 7 गो सिक्का क्या है, 5 रुपये का है, तो 2 रुपये का सिक्का कितना हो जाएगा, 3x था ना, मतलब कि 3 × 7 दैट इज 21, ठीक है। अब देखो लिखने का तरीका मैंने सिखाया ना, कि लिखने का तरीका हमेशा क्वेश्चन से लो। क्या मैंने सिखाया है, ही हैज़ 5 रुपी कॉइन्स लिखा हुआ है, तो लेट x बी द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, then the number of coins of 2 rupee coins, then the
देन द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब कितना रुपया हो रहा है? सो अमाउंट फ्रॉम 5 रुपी कॉइन्स इतना, अमाउंट फ्रॉम इतना, सो टोटल मनी इतना हो गया। ठीक है, आराम से देखो, जब भी लिखो ना तो ऑलवेज क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन यहाँ पे दिया ना, ए सम ऑफ 77, तो टोटल रुपीज कितना हो गया? 77 हो गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे समझो कि द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। क्या बोल रहा है कि 3 लगातार मल्टीपल्स, 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स का मतलब होता है 3 लगातार मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। अब देखो मल्टीपल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो बाबू तुम मल्टीपल का मतलब समझो। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ 2 का मल्टीपल क्या है, तो क्या करो, 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो। मतलब 2 को ना 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। तो ये जो है ना, ये है फर्स्ट मल्टीपल, ये है सेकेंड मल्टीपल, ये है थर्ड मल्टीपल, ये है फोर्थ। मतलब कि 2 जो है, वेट, हाँ, तो जो 2 है ना, जो तुम्हारा 2 है, ठीक है, जो 2 है, तो 2 क्या हो जा रहा है? 2 तुम्हारा हो जा रहा है फर्स्ट मल्टीपल। 2 इंटू 2 मिलता है 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8 और 10। तो देखो यहाँ पे ना मैंने 5 मल्टीपल्स लिखे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं 3 का पूछूं तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू क्या है 3, दैट इज 9। मल्टीप्लाई जानते हो ना, मल्टीप्लाई जान ही रहे हो तुम कि व्हाट इज मल्टीप्लाई, व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन, व्हाट इज पहाड़ा, पहाड़ा जान रहे हो ना। तो 3 का मल्टीपल्स, 4 का मल्टीपल्स, तो उसी तरीके से 11 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? दैट 11 इंटू 1 इक्वल्स टू 11, 11 इंटू 2 इक्वल्स टू 121। उसी तरीके से 11 इंटू 3 करके जो भी आएगा, 11 इंटू 4 करके जो भी आएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स। अब देखो कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अगर मान लो कि मैंने लिखा 2 4 6 8, अगर मैं बोलूं कि 2 के 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स को अगर मैं ऐड करूं तो उनका सम इतना हो रहा है। तो मतलब कि अगर मैंने एक इसको लिया तो जस्ट उसके बाद वाला और जस्ट उसके बाद वाला कंजिक्यूटिव, लगातार। मतलब हम जंप नहीं कर सकते कि एक बार इसको लिए तो फिर इसको। अगर कंजिक्यूटिव आ गया तो जस्ट उसके नेक्स्ट वाला, मतलब 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 ही आएगा। तो 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। अब देखो, अब वो मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। चाहे तो वो फर्स्ट मल्टीपल भी हो सकता है 11 का, चाहे वो सेकंड भी हो सकता है, चाहे वो थर्ड भी हो सकता है, चाहे वो फोर्थ भी हो सकता है। लेकिन क्या तुमको पता है कि वो नंबर कौन सा है? कहाँ से ऐड करना शुरू हो रहा है? किस मल्टीपल ऑफ 11 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं? पता है? नहीं पता है भाई, नहीं पता है। तो जब तुम्हें कोई चीज़ नहीं पता होता है तो तुम क्या करते हो? तुम मान लेते हो। क्या मान लेते हो? क्या बोल रहा है? 3 कंजिक्यूटिव बोल रहा है ना, कि 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स, मतलब 3 नंबर। तो 3 नंबर मान लो, एक मान लो x प्लस वाई, सॉरी, प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 363। अब देखो मल्टीपल्स ऑफ 11 का मतलब, आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पे 121 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 121 नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारा 22 होगा, क्योंकि 11 इंटू 2, 11 इंटू 1 इक्वल्स टू 11 होता है। तो 11 इंटू 2 इक्वल्स टू 22। तो 22 का मतलब क्या? 11 प्लस 11 ना। अगर मैं 3 थर्ड मल्टीपल ऑफ 11 लिखूँ तो 3 बार 11 को ऐड करूँगा, यही ना। मतलब कि जितना चाहिए उतना हम क्या करते हैं? 11 हम ऐड करते जाते हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने 3 नंबर ले लिया। अब ये तीनों क्या है? कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 है। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? x प्लस 11 होगा, उससे 11 ज़्यादा होगा ना। और तीसरा क्या होगा? उसमें 11 प्लस 11 ज़्यादा होगा। बस 11 प्लस 11 ज़्यादा होगा। इसलिए जब तुम फर्स्ट मल्टीपल को तुम x माने हो, ठीक है, वेट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है
कि इफ़ x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11, x जो है वो एक मल्टीपल है 11 का, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, x प्लस 11 होगा, और उसके बाद वाला अरे नेक्स्ट टू दिस क्या हो जाएगा, x प्लस 11 होगा, और x प्लस 22 बोल सकते हो। ठीक है, तो यही 3 मल्टीपल्स है, क्योंकि तुमको नहीं पता कि वो किस मल्टीपल से ऐड करना शुरू कर रहा है, और तुम क्या करते हो, फिर तुम तीनों मल्टीपल्स को तुम ऐड कर देते हो, x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 363। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तुमको 3x मिल जाएगा, 3x लिख दिया, फिर 11 प्लस 22 को 33 लिख दिया, 363 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड विथ वन साइड पे लीनियर एक्सपेंशन, वन साइड पे लीनियर एक्सप्रेशन और वन साइड पे क्या हो गया, नंबर मिल गया। तो इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं, आराम से सॉल्व कर लोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 110। तो एक तो मिल गया मल्टीपल, तो दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, जिसमें 11 ऐड कर दो 121 और फिर 132। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, जो चीज़ नहीं पता हो उसको कुछ मान लो। ठीक है, कुछ भी मान लो, अगर 2-3 चीज़ दिया हुआ है तो 2-3 चीज़ मान लो। क्वेश्चन के आगे जरूर ऐसा कुछ लिखा होगा जो वो 2-3 चीज़ को ना एक चीज़ में बना देगा, मतलब कि 2-3 वेरिएबल को वो एक वेरिएबल में वो कर ही देगा, वो कर ही देगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 10 में लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66। कि जो 2 होल नंबर है उसको माइनस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे हमको 66 मिल रहा है। क्या तुमको पता है वो 2 होल नंबर क्या क्या है, नहीं पता है, नहीं पता है ना तुमको, वो 2 होल नंबर नहीं पता है। तो तुम मान लो ना कि एक तो x है तो दूसरा y है, मान लो। आगे दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज 2:5। अब देखो रेशियो का मतलब क्या होता है ना, बात समझना। सपोज कि तुम्हारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है 50, दूसरा है 100, क्या करो, दोनों नंबर का रेशियो निकालो। 50 बाय अगर 100 करते हो तो क्या आता है 1/2। इसको तुम रेशियो में क्या लिखते हो, रेशियो में लिखते हो 1:2, रेशियो में लिखते हो 1:2। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये 1 और ये जो 2 है वो तुम्हारा एक्चुअल नंबर को बता रहा है कि वो नंबर कौन सा है, बता रहा है क्या, नहीं ना बता रहा है कि वो नंबर 50 और 100 था, ये तो नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा ना। लेकिन अगर मान लो, अगर मैं बोलूँ कि अगर 2 और 4 का रेशियो निकालो तो ये भी तुमको 1:2 ही मिलेगा, ये भी तुमको 1:2 ही मिलेगा। तो देखो, तो जो रेशियो है, रेशियो से क्या हमको कभी भी, रेशियो से हमको क्या कभी भी एक्चुअल नंबर का पता चल रहा है कि वो एक्चुअल नंबर क्या था, नहीं था, नहीं था ना, पता नहीं चलता है। अगर हमें एक्चुअल नंबर निकालना हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो कि मैं 1 और 2 को 50 से मल्टीप्लाई करूँ, तो अगर 1 को 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो 50, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 100। देखो, तो 50 और 100 मिल गया ना। उसी तरीके से अगर 1 और 2 वाला जो रेशियो है उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 2:4, एक्चुअल नंबर मिल गया। ठीक है, लेकिन रेशियो को देख कर क्या तुम्हें पता चलता है कभी भी कि वो 2 नंबर्स कौन से थे? तुमने क्या किया, तुम्हें पता होना चाहिए ना। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो नंबर क्या है जिससे हम मल्टीप्लाई करें रेशियो को, ताकि हमारा वो नंबर मिल जाए? पता है क्या तुमको? तुमको पता है? नहीं पता है कि वो नंबर कौन सा है कि जिससे रेशियो को मल्टीप्लाई करने पे हमको मेरा एक्चुअल नंबर मिले। तुम बात को समझे मेरा, मैंने अभी जो समझाना चाहा उस चीज़ को समझे। अगर नहीं समझे हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इस चीज़ को ना समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज कि अगर तुम्हारे पास एक रेशियो है 1:2 का, अगर तुम इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, सपोज 2 से, तो तुमको 2 और 4 एक नंबर मिलेगा ना। अगर तुम क्या करते हो 3 और 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुमको 3 और 6 दो नंबर मिला। 4 और 4 से करोगे तो 4 और 8 मिलेगा। अगर 10 और 10 से करोगे तो 10 और 20 नंबर मिलेगा। अगर 30 और 30 से करोगे तो 30 और 60 नंबर मिलेगा। मतलब कि रेशियो से कुछ भी हो सकता है, रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई करके हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं।
तो हमें तो नहीं पता ना कि हमको वो नंबर कौन सा है कि जिससे हम मल्टीप्लाई कर दें, पता है क्या? नहीं पता है। तो जब तुम्हें नहीं पता है वो चीज़ कि किससे मल्टीप्लाई करने पे मेरा नंबर मिलेगा, तो तुमको क्या करना है कि उस नंबर को कुछ मान लेना है। और ऐसा नहीं होता कि रेशियो में अलग अलग चीज़ से मल्टीप्लाई, सेम चीज़ से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई होता है। अगर तुम 2 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे। तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ो कि द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। तुम्हारे पास दो होल नंबर का डिफरेंस है 66। तुमको नहीं पता कि वो दो होल नंबर क्या है, तो तुमने क्या किया कि द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5 कि जो रेशियो दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो रेशियो में दिया हुआ है, तो तुम्हें तो नहीं पता है कि उस रेशियो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमको वो दो नंबर मिल जाएंगे। तो जब तुम्हें नहीं पता है तो तुम क्या करोगे, उन दोनों नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो x से मल्टीप्लाई करोगे। किससे करोगे? x से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि तुम लिखोगे कि द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5, 2:5। सो वी मे टेक वन नंबर टू बी 2x, एक नंबर को हम मान सकते हैं 2x एंड द अदर टू बी 5x। ठीक है, एक नंबर को मान सकते हैं 2x और अदर नंबर को मान सकते हैं 5x। तो अब देखो, अब तुमको मिल गया ना, दो नंबर मिल गए, लेकिन दो नंबर में कौन बड़ा है? 5x बड़ा है कि 2x बड़ा है? 5x बड़ा है। तो डिफरेंस बोल रहा है ना कि डिफरेंस आ रहा है 66। तो तुम क्या करोगे, तुम 5x में 2x घटाओगे और लिख दोगे इक्वल टू 66, जहां पे तुमको मिलेगा 3x इक्वल्स टू 6, फिर 3 को उधर भेज दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो तुमको हो जाएगा x इक्वल्स टू 22। अब एक नंबर मिल गया, सॉरी x मिल गया 22, तो एक नंबर क्या था? 2x है ना, तो 2 इंटू 22 मिल जाएगा तुमको 44, और 5 इंटू 22 दे देगा तुमको 110। अब खुद देख लो, 110 जो होल नंबर है उसमें अगर 44 माइनस करोगे तो 66 ही मिलेगा, 66 ही मिलेगा। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, समझा दूंगा क्या है, ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका है। ऐसे भी क्या लिखा हुआ है कि देवाशी हैज़ अ टोटल ऑफ ₹590। देखो उसके पास ना 590 रुपया है। एक लड़का है देवाशी, या लड़की है पता नहीं कौन है, देवेशी करके है, हाँ देवेशी लिखा हुआ है, कि उसके पास ना 590 रुपया है। तुमको मालूम पड़ गया उसके पास 500 रुपया है। अब 590 रुपया है, ऐसा तो नहीं ना कि एगो नोट होता है सिंगल, ऐसा नहीं, उसके पास कुछ नोट्स होगा, 10 का नोट हो सकता है, 20 का नोट हो सकता है, 50 का नोट हो सकता है, 100 का नोट हो सकता है, या 500 का नोट हो सकता है, या चिल्लर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि सबको मिलाने के बाद उसके पास उतना रुपया है, 590 रुपया है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 50, 20 एंड 10। तो उसके पास कौन कौन से नोट्स है? 50 के नोट है, 20 के नोट है और 10 के नोट है। उसके पास यही 3 रुपए के नोट है, ठीक है, जिसमें से दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 एंड 20 नोट्स इज 3:5। क्या दिया हुआ है कि 50 और जो 20 रुपया वाला जो नोट है ना, उसके पास 3:5 है। नंबर ऑफ नोट समझ रहे हो ना, कि 10 का एक नोट दो पापा, 20 का नोट दो पापा, 30 का नोट, सॉरी 50 का नोट दो पापा, 100 का नोट दो पापा। तो वही नोट कितना नोट है वो दिया हुआ है 3:5 में है। तो जब भी 3:5 में दिया मतलब कि 3x नोट किस चीज का हो गया? 50 का हो गया, और 5x किसका हो गया? 20 वाले नोट का हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे तो 2 ही नोट के बारे में बताया, फिर 10 वाले नोट के बारे में क्या बताया है? जरूर आगे कुछ दिया होगा, पढ़ो कि इफ सी हैज ए टोटल ऑफ 25 नोट्स, अगर उसके पास टोटल 25 ही नोट्स होंगे तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ इच डिनोमिनेशन शी हैज, तो उसके पास 10, 20 और 50 के कौन को कितने कितने नोट्स है। अब देखो टोटल उसके पास 25 नोट है, टोटल उसके पास 25 नोट है, तो ठीक है, तो अब उसके पास
3x नोट है 50 का, 5x नोट है 20 का, तो 10 का नोट कितना हो जाएगा? टोटल अगर 25 नोट है और 25 में अगर 5x 20 का नोट है, 3x उसका नोट है, तो 25 में अगर हम ये 20 रुपया वाला और 50 रुपया वाला नोट को घटा देंगे तो हमको 10 का नोट नहीं मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। क्या बोला गया कि लेट द नंबर ऑफ 50 नोट्स एंड 20 नोट्स बी 3x एंड 5s रेस्पेक्टिवली, बट शी हैज़, अच्छा लड़की है वो, ठीक है, लड़का नहीं लड़की है, बट शी हैज़ 25 नोट्स इन टोटल, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ 10 नोट्स 25 माइनस 8x हो जाएगा। द अमाउंट शी हैज़, अब उसके पास जब 3x नोट है 50 रुपये का, तो 50 रुपये वाला नोट मिलके टोटल कितना रुपया हो जाएगा? इतना रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150x। 20 रुपया वाला हो जाएगा 100x और 10 वाला हो जाएगा इतना, मतलब कि 250 माइनस 80x। अब देखो सब नोट तुमको मिल गया, टोटल रुपया लिखा हुआ था कि 590 रुपया है, तो जब टोटल मिल गया तो सब नोट को जोड़ दो। सब नोट को जोड़ दिया तो जोड़ने पे क्या आ रहा है? जोड़ने पे आ रहा है इतना, ठीक है। तो बस अब उसको 500 रुपया से 590 रुपया से इक्वेट कर दो, ठीक है। काहे 90 रुपया छोड़ोगे भाई, कोई नहीं छोड़ता है, ठीक है। उसको इक्वेट कर दो। अब देखो ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक साइड में लीनियर एक्सप्रेशन है, एक साइड में नंबर है। तो क्या करना है? 250 को उधर भेज दिया, माइनस में भेज दिया, 340 बचा, फिर 170 जो है वो 340 में डिवाइड दे दो, मतलब 340 से डिवाइड कर दो तो 2 मिल गया। अब देखो x 2 हो गया, x 2 हो गया ना, x क्या हो गया? x 2 हो गया, मतलब 3x क्या हो जाएगा? 3x क्या था? 50 वाला था, तो 6 गो नोट क्या हो जाएगा? 50 रुपये का। 5x नोट किसका था? 20 का था, तो 5 दूनी 10, मतलब 10 गो नोट किसका हो गया? 20 रुपया का। 10 6 16, अब 25 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 बचेगा, बचेगा ना, 9 बचेगा, मतलब 9 नोट हो गया 10 रुपये वाला का। तो उस तरीके से ये जो एग्जाम्पल से यहाँ तक का बहुत एक एप्लीकेशंस है कि यार हमने जो सीखा कि एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि अगर हम कोई चीज़ सीखे हुए हैं उस चीज़ से हम लोग क्या क्या कर दिए। देखो कितना चीज़ रियल लाइफ कि यार हमें जानना हो क्या है नहीं, तो हमने उसको सॉल्व किया। मैंने जो हमने सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने सीखा, उससे देखो हम लोगों ने एज कैलकुलेट करना सीखा, नोट निकालने सीखा, जो नंबर्स के डिफरेंस है वहाँ पे यूज़ किया, पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल, ये सब में जो है कि लेंथ क्या होगा। देखो ये सब यूजेज है, ये सब क्या है? एप्लीकेशंस है। तो ये सब है एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस चैप्टर में इस क्लास में सीखा। अब तुम खुद से इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो तुम नेट पे सर्च कर लो इसका सॉल्यूशन, और नहीं तो मैं बाद में कभी अपलोड करूँगा सबका एक्सरसाइज, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, सिचुएशन और कंडीशन के अनुसार उनका वैल्यू होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है? कि वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। वन वेरिएबल का मतलब क्या? कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एक्सप्रेशन का मतलब क्या? कि जो कांस्टेंट वेरिएबल और प्लस माइनस गुना भागा से बनता है। इक्वेशन का मतलब क्या? कि दो एक्सप्रेशन के बीच में लग गया इक्वल टू का साइन, वो हो गया। फिर LHS RHS का मतलब क्या? कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला LHS, उसके बाद वाला RHS, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि अगर इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड में कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो, चाहे कुछ भी प्लस कर रहे हो, कुछ भी घटा रहे हो, कुछ भी गुना कर रहे हो, कुछ भी भागा कर रहे हो, कुछ भी काहे नहीं कर रहे हो, तुमको मजबूरी में तुमको राइट साइड भी करना ही पड़ेगा। फिर मैंने सिखाया कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है इन वन वेरिएबल वाला, कि यार ट्रांसपोज कर दो या फिर जो इधर परफॉर्म करते हो वही चीज़ इधर परफॉर्म करो। फिर आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।